देखिए, फेशियल बोन्स को कलेक्टिवली विसेरोक्रेनियम कहा जाता है। ये बोन्स चेहरे की स्ट्रक्चर बनाते हैं और नोज, माउथ, आई ऑर्बिट और अपर जॉ को प्रॉपर शेप और फॉर्मेट देते हैं। किसी इंसान का चेहरा कैसा दिखेगा, उसकी सिमेट्री, उसकी विड्थ और उसका प्रोजेक्शन काफ़ी हद तक फेशियल बोन पर डिपेंड करता है। फेशियल बोन का मेन रोल होता है च्यूइंग, स्पीकिंग, ब्रीदिंग और फेशियल एक्सप्रेशन में हेल्प करना। ये बोन्स टीथ को होल्ड करती है, नेसल कैविटी को सपोर्ट देती है और आइज के लिए सॉकेट बनाती है। अगर फेशियल बोन्स प्रॉपरली फॉर्म्ड न हो तो इंसान को खाने में, बोलने में और सांस लेने में डिफिकल्टी हो सकती है। ह्यूमन स्कल में कुल 14 फेशियल बोन्स होती हैं और ये क्रेनियल बोन्स के सामने स्थित होती है और मिलकर फेशियल स्केलेटन को बनाती है। देखिए, मैक्सिला है वो ह्यूमन स्कल की दो हड्डियां होती हैं, एक राइट मैक्सिला और एक लेफ्ट मैक्सिला। ये दोनों आपस में जुड़कर अपर जॉ को बनाती है। नंबर के हिसाब से देखें तो ये दो होती है और फेशियल बोन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पूरा फेस स्ट्रक्चर इन्हीं पर डिपेंड करता है। लोकेशन की बात करें तो अपर जॉ रीजन में होती है और फेस के सेंट्रल पार्ट को बनाती है। यह ऑर्बिट के नीचे, नोज के दोनों तरफ और माउथ के ऊपर पाई जाती है। सरल शब्दों में कहें तो आँख, नाक और मुंह के बीच का मेन बोनी एरिया मैक्सिला से मिलकर बनता है। इसी कारण मैक्सिला को फेशियल स्केलेटन का सेंट्रल पिलर भी बोलते हैं। शेप के अनुसार मैक्सिला एक इर्रेगुलर और होलो बोन होती है। इर्रेगुलर का मतलब है कि इसका कोई शेप, सिंपल शेप नहीं होता और इसमें कई सारे प्रोजेक्शन और सरफेस होते हैं। होलो होने का मतलब ये है कि इसके अंदर एक बड़ी एयर फिल्ड कैविटी होती है, जिसे मैक्सिलरी साइनस कहते हैं। यह साइनस स्कल का वेट कम करता है और वॉइस रेजोनेंस में हेल्प करता है। मैक्सिला के मेनली 5 पार्ट्स होते हैं, जिनकी हेल्प से यह आसपास की बोन से जुड़ती है और अलग-अलग स्ट्रक्चर बनाती है। सबसे सेंट्रल पार्ट होता है बॉडी, जो मैक्सिला का मेन पोर्शन होता है। इसी बॉडी के अंदर मैक्सिलरी साइनस होता है और इसकी सरफेस सरफेस ऑर्बिट, नेजल कैविटी और फेस की वॉच बनाती है। बॉडी से ऊपर की तरफ निकलने वाला प्रोजेक्शन होता है फ्रंटल प्रोसेस। यह फ्रंटल बोन से जुड़ता है और नोज के साइड वॉल बनाने में हेल्प करता है। साइड की तरफ निकलने वाला एक्सटेंशन होता है जाइगोमैटिक प्रोसेस। जाइगोमैटिक प्रोसेस जाइगोमैटिक बोन से जुड़ता है और चीक रीजन को स्ट्रॉन्ग बनाता है और ऑर्बिट की लेटरल सपोर्ट में भी हेल्प करता है। इसके नीचे की तरफ होता है एल्वियोलर प्रोसेस। इसमें अपर टीथ के सॉकेट्स होते हैं। यही पार्ट टीथ को होल्ड करता है, इसलिए डेंटल एनाटॉमी में भी इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है। अंदर की तरफ हॉरिजॉन्टली फैला हुआ पार्ट होता है पैलेटाइन प्रोसेस, जो अपोजिट साइड की मैक्सिला के साथ मिलकर हार्ड पैलेट का इंटीरियर पार्ट बनाता है। यह माउथ और नेजल कैविटी को अलग अलग करता है। मैक्सिला के बॉडी पर 4 मेन सरफेस होती है और हर सरफेस अलग अलग इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर बनाती है। पहली होती है एंटीरियर या कि फिर फेशियल सरफेस, जो चेहरे की तरफ होती है और फेस की अपीयरेंस को बनाती है। इसी सरफेस पर इंफ्रा ऑर्बिटल फोमेन, कैनाइन फोसा और इंसिसिव फोसा पाए जाते हैं। यह सरफेस फेशियल मसल के अटैचमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है और स्माइल और एक्सप्रेशन में इनडायरेक्टली रोल प्ले करती है। दूसरी होती है पोस्टीरियर सरफेस, जिसको इंफ्राटेम्पोरल सरफेस भी कहते हैं, जो पीछे की तरफ इंफ्राटेम्पोरल फोसा की ओर फेस करती है।
यह सरफेस नर्व्स और ब्लड वेसल के पैसेज से रिलेटेड होती है, जो मैक्सिलरी साइन रीजन को सपोर्ट देते हैं। इसी एरिया से पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व्स और वेसल्स गुजरते हैं, जो अपर टीथ से जुड़े हुए होते हैं। तीसरी होती है सुपीरियर या कि फिर ऑर्बिटल सरफेस, जो ऊपर की तरफ होती है और आंखों के ऑर्बिट का फ्लोर बनाती है, यानी कि आई सॉकेट की नीचे वाली दीवार मैक्सिला से ही बनती है। इसी सरफेस पर इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव और इंफ्रा ऑर्बिटल कैनल्स होते हैं, जिनसे इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व्स और वेसल्स गुजरते हैं। ये स्ट्रक्चर्स फेस के सेंसेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। चौथी होती है मीडियल सरफेस या कि फिर नेसल सरफेस, जो नेसल कैविटी की तरफ फेस करती है और उसकी लेटरल वॉल को बनाती है। इसी सरफेस पर मैक्सिलरी साइनस का ओपनिंग होता है, जिससे साइनस नेसल कैविटी में ड्रेन होता है। यह सरफेस ब्रीदिंग सिस्टम से क्लोजली रिलेटेड होती है। मैक्सिला पर कई सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स भी होते हैं, जिसमें सबसे मेन है मैक्सिलरी साइनस, जो बॉडी के अंदर स्थित एक बड़ी एयर फिल्ड कैविटी होती है। यह सबसे बड़ा पैरानेजल साइनस होता है और स्कल का वेट कम करने और वॉइस रेजोनेंस में हेल्प करता है। इसी कारण मैक्सिला को होलो बोन कहा जाता है। अब दूसरा फीचर है इंफ्रा ऑर्बिटल फोरमेन, एंटीरियर सरफेस पर पाया जाता है, जिससे इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व्स और वेसल्स बाहर निकलते हैं। इंफ्रा ऑर्बिटल ग्रूव और कैनल ऑर्बिटल सरफेस पर होते हैं और नर्व को फोमेन तक लेके जाते हैं। एल्वियोलर सॉकेट एल्वियोलर प्रोसेस में होते हैं, जिनमें अपर टीथ फिट होते हैं। यही सॉकेट्स टीथ को फर्मली होल्ड करते हैं। अगर इनमें इन्फेक्शन होता है तो पेन और साइनस प्रॉब्लम हो सकती है। अगली है इंसिसिव फोसा। ये फ्रंट टीथ के पीछे एंटीरियर सरफेस पर होता है, जबकि कैनाइन फोसा कैनाइन टूथ के ऊपर एक डिप्रेशन होती है। यह मैक्सिला का सबसे पतला पार्ट होता है और फेशियल एक्सप्रेशन से रिलेटेड मसल्स के लिए अटैचमेंट साइट देता है। मैक्सिला के अंदर मेनली दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पहली होती है मैक्सिलरी साइनस, जो लार्जेस्ट पैरानेजल साइनस है, और दूसरी है अपर टीथ, जो एल्वियोलर सॉकेट में एम्बेडेड रहते हैं। इसलिए मैक्सिला रेस्पिरेशन, स्पीच और मास्टिकेशन तीनों सिस्टम से जुड़ी हुई होती है। मैक्सिला फेशियल स्केलेटन की सेंट्रल बोन है और यह कई क्रेनियल और फेशियल बोन के साथ आर्टिकुलेट करती है। ऊपर की तरफ यह फ्रंटल बोन से जुड़ती है, जिसे जिससे नोज के साइड वॉल और ऑर्बिट का मीडियल सपोर्ट बनता है। लेटरल साइड पर यह जाइगोमैटिक बोन से जुड़ती है और चीक रीजन को स्टेबिलिटी देती है। सामने की ओर यह नेसल बोन से जुड़ती है और नेसल ब्रिज का पार्ट बनाती है। ऑर्बिट की मीडियल वॉल बनाने में मैक्सिला लैक्राइमल बोन से जुड़ती है, यानी कि यहाँ से पीछे की ओर और ऊपर की दिशा में यह एथमोइड बोन से आर्टिकुलेट करती है, जिससे नेसल कैविटी और ऑर्बिट का सेंट्रल फ्रेमवर्क कंप्लीट होता है। पोस्टीरियर साइड पर यह पैलेटाइन बोन से जुड़ती है और हार्ड पैलेट का पोस्टीरियर पार्ट बनाती है। नेजल कैविटी के अंदर मैक्सिला इंफीरियर नेसल कॉन्का और वोमर से जुड़ती है। वोमर नेसल सेप्टम का लोअर पार्ट बनाता है, जबकि इंफीरियर नेसल कॉन्का नेजल कैविटी की लेटरल वॉल का हिस्सा होती है। बीच में राइट और लेफ्ट मैक्सिला आपस में जुड़कर इंटरमैक्सिलरी सूचर बनाती है, जिससे अपर जो कंप्लीट हो जाता है। मैक्सिला का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अपर जॉ को बनाना। यह फेशियल स्केलेटन का सेंट्रल सपोर्ट सिस्टम होती है। इसी में अपर टीथ एम्बेडेड रहते हैं, इसलिए मास्टिकेशन से इसका सीधा रोल होता है। मैक्सिला ऑर्बिट का फ्लोर भी बनाती है,
जिससे आई सॉकेट के नीचे वाली बाउंड्री तैयार होती है। अगर इस रीजन में फ्रैक्चर होता है तो ब्लो आउट फ्रैक्चर जिसको बोलते हैं, यह नेजल कैविटी का फ्लोर भी बनाती है, जिससे ब्रीदिंग पैसेज स्ट्रक्चर्ड रहता है। मैक्सिला का पैलेटाइन प्रोसेस ऑपोजिट साइड की मैक्सिला से मिलकर हार्ड पैलेट का एंटीरियर पार्ट बनाता है। मैक्सिला की डेवलपमेंट मेनली मेम्ब्रस ओसिफिकेशन से होती है, यानी कि यह सीधे मेम्ब्रेन से बोन में कन्वर्ट होती है बिना कार्टिलेज स्टेज के। इसमें मल्टीपल सेंटर्स ऑफ ओसिफिकेशन होते हैं जो फीटल लाइफ में अलग अलग जगहों पर डेवलप होते हैं और बाद में धीरे धीरे आपस में फ्यूज होकर कंप्लीट मैक्सिला बनाते हैं। डेवलपमेंट के दौरान पैलेटाइन प्रोसेस, एल्वियोलर प्रोसेस और बॉडी प्रॉपरली फॉर्म होते हैं ताकि टीथ, पैलेट और ऑर्बिट का स्ट्रक्चर सही से बन सके। अगर डेवलपमेंट में डिस्टरबेंस होती है तो क्लेफ्ट लिप या फिर क्लेफ्ट पैलेट जैसी कंजनाइटल एब्नॉर्मलिटीज हो सकती है। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिला काफ़ी इंपॉर्टेंट बोन होती है क्योंकि इसमें मैक्सिलरी साइनस होता है। जब इस साइनस में इन्फेक्शन होता है तो उसे मैक्सिलरी साइनसाइटिस कहते हैं। इसमें चीक रीजन में पेन, हैवीनेस, हेडेक और नेजल ब्लॉकेज महसूस होता है। डेंटल इन्फेक्शन भी आसानी से मैक्सिलरी साइनस तक फैल सकता है क्योंकि अपर टीथ की रूट्स साइनस के काफ़ी पास में होती है। मैक्सिला फेशियल ट्रॉमा में भी काफ़ी कॉमनली इन्वॉल्व होती है। एक्सीडेंट या इंजरी में मैक्सिला फ्रैक्चर हो सकता है जिसे ले फोर्ट फ्रैक्चर कहते हैं। ये फ्रैक्चर्स फेस की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करते हैं और च्यूइंग, स्पीकिंग तथा ब्रीदिंग में डिफिकल्टी पैदा करते हैं। एंटीरियर सरफेस पर मौजूद इंफ्रा ऑर्बिटल फोमेन से इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व निकलती है। इसी जगह पर इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व ब्लॉक दिया जाता है जिससे अपर लिप, चीक और अपर टीथ रीजन में एनेस्थीसिया किया जाता है। यह डेंटल प्रोसीजर में काफ़ी कॉमनली यूज किया जाता है। एल्वियोलर प्रोसेस में अपर टीथ एम्बेडेड रहते हैं, इसलिए गम डिजीज, टूथ एक्सट्रैक्शन या ट्रोमा से यहाँ बोन लॉस हो सकता है। सीवियर केस में डेंचर फिटिंग और इम्प्लांट प्लेसमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। पैलेटाइन बोन ह्यूमन स्कल की दो हड्डियां होती हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। ये दोनों मिलकर हार्ड पैलेट के पीछे वाले हिस्से को बनाती हैं। नंबर्स की बात करें तो ये दो होती है और फेशियल स्केलेटन का इम्पोर्टेंट पोस्टीरियर पार्ट मानी जाती है। लोकेशन की बात करें तो पैलेटाइन बोन हार्ड पैलेट के पीछे वाले पार्ट में स्थित होती है और आगे की तरफ यह मैक्सिला से और पीछे की तरफ स्टेनोइड बोन के पिट्रीगोइड प्रोसेस से जुड़ती है। इसी कारण यह मैक्सिला और स्टेनोइड बोन के बीच एक कनेक्टिंग बोन की तरह काम करती है। यह नेज़ल कैविटी, ओरल कैविटी और ऑर्बिट तीनों का हिस्सा बनाती है, इसलिए इसका रोल सिर्फ माउथ तक ही नहीं होता बल्कि ब्रीदिंग और विजन से भी जुड़ा हुआ होता है। शेप की बात करें तो पैलेटाइन बोन एक एल शेप्ड बोन होती है। जब इसे साइड से देखा जाता है तो यह एल लेटर के जैसी दिखाई देती है। इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट पैलेट को बनाता है और वर्टिकल पार्ट नेजल कैविटी और ऑर्बिट की वॉल्स को बनाने में हेल्प करता है। पैलेटाइन बोन के मेनली 5 पार्ट्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल पैलेट हार्ड पैलेट का पोस्टीरियर पार्ट बनाता है और माउथ और नोज को अलग करता है। परपेंडिकुलर पैलेट वर्टिकल पार्ट होता है जो नेसल कैविटी की लेटरल वॉल को बनाता है। पिरामिडल प्रोसेस पीछे की तरफ निकला हुआ छोटा सा प्रोजेक्शन होता है जो स्फेनोइड बोन से जुड़ता है। ऑर्बिटल प्रोसेस ऑर्बिट के फ्लोर का छोटा सा भाग बनाता है, जबकि स्फेनोइडल प्रोसेस स्फेनोइड बोन से आर्टिकुलेशन में मदद करता है। पैलेटाइन बोन की 4 इंपॉर्टेंट सरफेस होती है। एक होती है नेजल सरफेस, नेजल कैविटी की तरफ होती है।
और ब्रीदिंग पैसेज से जुड़ी हुई होती है। दूसरी है ओरल सरफेस, जो माउथ की तरफ होती है और हार्ड पैलेट का हिस्सा बनाती है। तीसरी होती है मैग्जिलरी सरफेस, जो मैग्जिला से जुड़ने वाली सरफेस होती है। और चौथी होती है ऑर्बिटल सरफेस, जो ऑर्बिट की तरफ फेस करती है और आई सॉकेट के पोस्टीरियर फ्लोर में कंट्रीब्यूट करती है। पैलेटाइन बोन पर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जो पैलेट नर्व्स और ब्लड सप्लाई से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। सबसे मेन होता है ग्रेटर पैलेटाइन फोरमेन, जो हॉरिजॉन्टल पैलेट के पोस्टीरियर पार्ट पर स्थित होता है। इसी फोरमेन से ग्रेटर पैलेटाइन नर्व्स और वेसल्स निकलते हैं, जो हार्ड पैलेट और गम्स को सपोर्ट करते हैं। डेंटल एनेस्थीसिया में यहीं पर ग्रेटर पैलेटाइन नर्व ब्लॉक दिया जाता है। ग्रेटर पैलेटाइन फोरमेन के पीछे की तरफ छोटे ओपनिंग्स होते हैं, जिन्हें लेसर पैलेटाइन फोरमेन कहा जाता है। इसके थ्रू लेसर पैलेटाइन नर्व्स और वेसल्स गुजरते हैं, जो सॉफ्ट पैलेट और यूवुला को सप्लाई देते हैं। ये स्वेलोइंग और स्पीच के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। हार्ड पैलेट के पीछे बीच में एक पॉइंटेड प्रोजेक्शन होता है, जिसे पोस्टीरियर नेसल स्पाइन कहते हैं। यह सॉफ्ट पैलेट के अटैचमेंट के लिए ज़रूरी होती है। इसके ऊपर नेसल साइड पर एक रिज होती है, जिसको पैलेटाइन क्रिस्ट कहते हैं। यह क्रिस्ट वोमर के साथ मिलकर नेसल सेप्टम को सपोर्ट देती है। पैलेटाइन बोन के थ्रू इंपॉर्टेंट नर्व्स और ब्लड वेसल्स पास होते हैं। इनमें मेनली ग्रेटर और लेसर पैलेटाइन नर्व्स गुजरती है, जो पैलेट की सेंसेशन और सिक्रेटरी सपोर्ट देती है। साथ ही पैलेटाइन वेसल्स भी इसी रास्ते से गुजरती है। इसलिए पैलेटाइन बोन ओरल कैविटी की सेंसरी और वेस्कुलर सप्लाई में की रोल प्ले करती है। आर्टिकुलेशन की बात करें तो पैलेटाइन बोन कई क्रेनियल और फेशियल बोन से जुड़ती है। ये आगे की तरफ मैक्सिला से जुड़ती है और हार्ड पैलेट को कंप्लीट करती है। पीछे की तरफ यह स्फेनोइड बोन से जुड़ती है। सुपीरियर डायरेक्शन में यह एथमोइड बोन से आर्टिकुलेट करती है, जिसे नेसल कैविटी का अपर फ्रेमवर्क बनता है। नेसल कैविटी की लेटरल वॉल बनाने के लिए इंफीरियर नेसल कॉन्का से जुड़ती है। मीडियल साइड पर यह वोमर से आर्टिकुलेट करती है और नेसल सेप्टम को स्टेबल बनाती है। बीच में राइट और लेफ्ट पैलेटाइन बोन्स आपस में जुड़कर पैलेट का पोस्टीरियर पार्ट कंप्लीट करती है। पैलेटाइन बोन का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है हार्ड पैलेट के पोस्टीरियर पार्ट को बनाना। मैक्सिला एंटीरियर पार्ट बनाती है और पैलेटाइन बोन पोस्टीरियर पार्ट बनाती है। इस तरह दोनों मिलकर कंप्लीट हार्ड पैलेट बनाते हैं। हार्ड पैलेट माउथ और नोज के बीच एक स्ट्रॉन्ग पार्टीशन बनाता है, जिससे खाना खाते समय फूड नेसल कैविटी में नहीं जाता। पैलेटाइन बोन नेसल कैविटी का फ्लोर भी बनाती है। इसका ओरिजोनटल पैलेट नेसल कैविटी की लोअर बाउंड्री बनाता है, जिससे ब्रीदिंग पैसेज प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड रहता है। इसके बिना नेसल कैविटी अनस्टेबल हो सकती है। पैलेटाइन बोन का छोटा सा हिस्सा ऑर्बिट के फ्लोर में भी कंट्रीब्यूट करता है, खासकर ऑर्बिटल प्रोसेस के द्वारा। यह आई सॉकेट को पोस्टीरियर साइड से सपोर्ट देता है और ऑर्बिट की शेप को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शनल रोल है कि यह पैलेटाइन बोन ओरल कैविटी और नेसल कैविटी को सेपरेट करता है। यही सेपरेशन नॉर्मल स्पीच, स्वेलोइंग और ब्रीदिंग के लिए इम्पोर्टेंट होती है। अगर यह सेपरेशन डिफेक्ट हो जाए तो नोज तो फूड और लिक्विड नोज में जाने लगता है। डेवलपमेंट की अगर बात करें तो पैलेटाइन बोन मल्टीपल सेंटर्स ऑफ ओसिफिकेशन से डेवलप होती है। इसके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग सेंटर से बनते हैं, जो धीरे धीरे फ्यूज होकर कंप्लीट बोन बनाते हैं। यह बोन मेनली मेम्ब्रस ओसिफिकेशन से बनती है।
यानी कि इसमें कार्टिलेज स्टेज नहीं होता, सीधे बोन डायरेक्टली मेम्बर मेम्ब्रेन से बोन में कन्वर्ट होती है। डेवलपमेंटल स्टेज में डिफेक्ट होने पर क्लेफ्ट पैलेट बन सकता है, जिसमें हार्ड पैलेट प्रॉपरली फ्यूज नहीं होता। इससे बच्चे को फीडिंग और स्पीच में प्रॉब्लम होती है। डेंटल एनेस्थीसिया में ग्रेटर पैलेटाइन नर्व ब्लॉक दिया जाता है, जिससे हार्ड पैलेट और गम नम हो जाते हैं और टूथ एक्सट्रैक्शन और ओरल सर्जरी में काफ़ी यूजफुल होता है। ट्रॉमा में पैलेटाइल फ्रैक्चर हो सकते हैं, जिससे पैलेट अनस्टेबल हो जाता है और च्युइंग में डिफिकल्टी आ सकती है। पैलेट डिफेक्ट या पैरालिसिस की स्थिति में नेसल रिगर्जिटेशन हो सकता है। इसका मतलब कि लिक्विड नोज से बाहर आने लगता है, जो पेशेंट के लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है। जाइगोमैटिक बोन ह्यूमन स्कल की दो हड्डियां होती हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। ये दोनों मिलकर चेहरे के दोनों तरफ चीक रीजन को बनाते हैं और फेशियल बोन्स में अपीयरेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि चेहरे की विड्थ और प्रोमिनेंस इन्हीं पर डिपेंड करती है। लोकेशन की बात करें तो जाइगोमैटिक बोन चीक रीजन में फेस के लेटरल पार्ट पर होती है। जब किसी व्यक्ति को सामने से देखते हैं तो गाल का जो हिस्सा उभरा हुआ दिखाई देता है, वही जाइगोमैटिक बोन होता है। यह चीक की प्रोमिनेंस बनाती है और चेहरे को ब्रॉड लुक देती है। इसके अलावा यह ऑर्बिट की लेटरल वॉल और फ्लोर का भी हिस्सा बनाती है, जिससे आई सॉकेट को साइड और नीचे से सपोर्ट मिलता है। शेप की बात करें तो जाइगोमैटिक बोन एक इर्रेगुलर और क्वाड्रिलेटरल बोन होती है। इर्रेगुलर का मतलब है कि इसका कोई सिंपल शेप नहीं होता और क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि इसके मेन चार बॉर्डर्स होते हैं। इसी शेप की वजह से यह कई बोन से आसानी से आर्टिकुलेट कर पाती है और फेस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। जाइगोमैटिक बोन की तीन मेन सरफेस होती है। पहली होती है लेटरल यानी फेशियल सरफेस, जो बाहर की तरफ और चीक का विजिबल पार्ट बनाती है। इसी सरफेस पर फेशियल मसल अटैच होती है, जो स्माइल और एक्सप्रेशन में हेल्प करती है। दूसरी सरफेस होती है टेम्पोरल सरफेस, जो पीछे की तरफ टेम्पोरल फोसा की ओर होती है और च्विंग मसल से रिलेटेड होती है। तीसरी होती है ऑर्बिटल सरफेस, जो ऑर्बिट की तरफ फेस करती है और आई सॉकेट की वॉल का हिस्सा बनती है। जाइगोमैटिक बोन में तीन इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, जिनकी मदद से यह आसपास की बोन से जुड़ती है। ऊपर की तरफ निकलने वाला प्रोजेक्शन होता है फ्रंटल प्रोसेस, जो फ्रंटल बोन से जुड़ता है, यानी कि यहाँ से, और ऑर्बिट के लेटरल मार्जिन को बनाता है। पीछे की तरफ जाने वाला प्रोजेक्शन होता है टेम्पोरल प्रोसेस, जो टेम्पोरल बोन के जाइगोमैटिक प्रोसेस से जुड़कर जाइगोमैटिक आर्क बनाता है। यह आर्क च्विंग मसल के पैसेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नीचे और आगे की तरफ निकलने वाला प्रोजेक्शन होता है मैक्सिलरी प्रोसेस, जो मैक्सिला से जुड़कर ऑर्बिट और चीक रीजन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जाइगोमैटिक बोन पर कुछ इम्पोर्टेंट फोमिना और स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो नर्व्स के पैसेज और फेशियल सेंसेशन से जुड़े होते हैं। सबसे पहले होता है जाइगोमैटिकोफेशियल फोमेन, जो लेटरल यानी कि फेशियल सरफेस पर होता है। इसके थ्रू जाइगोमैटिकोफेशियल नर्व गुजरती है, जो चीक रीजन की स्किन को सेंसेशन देती है। इसी नर्व की इंजरी से गाल में नमनेस हो सकती है। दूसरा होता है जाइगोमैटिको टेम्पोरल फोमेन, जो टेम्पोरल सरफेस पर होता है। इसके थ्रू जाइगोमैटिको टेम्पोरल नर्व्स गुजरती है, जो टेम्पल रीजन की स्किन को सप्लाई देती है। यह फोमेन च्यूइंग मसल्स और टेम्पोरल रीजन से इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है।
तीसरा होता है ज़ाइगोमैटिको ऑर्बिटल फोमेन, जो ऑर्बिटल सरफेस पर होता है। यह ऑर्बिट के अंदर नर्व्स के पैसेज के लिए होता है और आई सॉकेट के सेंसरी सप्लाई से जुड़ा होता है। कई बार ये फोमिन आपस में कनेक्टेड होते हैं और कैनल्स बनाते हैं। ज़ाइगोमैटिक बोन का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है ज़ाइगोमैटिक आर्क, जो टेम्पोरल बोन के ज़ाइगोमैटिक प्रोसेस के साथ मिलकर बनता है। यह आर्क फेस की साइड प्रोफाइल को शेप देता है और टेम्पोरलिस मसल के पैसेज के लिए इम्पोर्टेंट होता है। च्यूइंग के दौरान यह मसल मैंडिबल को मूव करती है, इसलिए ज़ाइगोमैटिक आर्क में मैस्टिकेशन में इनडायरेक्ट रोल प्ले करता है। आर्टिकुलेशन की बात करें तो ज़ाइगोमैटिक बोन 4 मेजर बोन से जुड़ती है। ऊपर की तरफ यह फ्रंटल बोन से और ऑर्बिट का लेटरल मार्जिन बनाती है। आगे और नीचे की तरफ यह मैक्सिला से जुड़ती है, जिससे चीक और ऑर्बिट का सपोर्ट बनता है। पीछे की तरफ यह टेम्पोरल बोन से जुड़कर ज़ाइगोमैटिक आर्क बनाती है। अंदर की तरफ यह स्फेनोइड बोन से आर्टिकुलेट करती है, जिससे ऑर्बिट की पोस्टीरियर वॉल कंप्लीट होती है। ज़ाइगोमैटिक बोन का सबसे इम्पोर्टेंट काम है चीक की प्रोमिनेंस को बनाना। चेहरे का उभरा हुआ और अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर इसी बोन की वजह से होता है। यह ऑर्बिट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट भी बनाती है और आई सॉकेट को लेटरल और इंफीरियर साइड से सपोर्ट देती है। ज़ाइगोमैटिक बोन आई की प्रोटेक्शन में भी हेल्प करती है। साइड से लगने वाली चोटों में यह पहले इम्पैक्ट एब्जॉर्ब करती है, जिससे आई डायरेक्टली इंजर्ड होने से बचती है। इसके अलावा यह कई फेशियल मसल्स को सपोर्ट देती है, जो स्माइल, च्विंग और फेशियल एक्सप्रेशन में काम आती है। ज़ाइगोमैटिक बोन की डेवलपमेंट मेनली मेम्ब्रस ओसिफिकेशन से होती है, यानी कि यह बोन सीधे कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन से बनती है, बिना कार्टिलेज स्टेज के। इसमें मल्टीपल सेंटर्स ऑफ ओसिफिकेशन होते हैं, जो फीटल लाइफ में अलग-अलग जगहों पर अपीयर होते हैं और बाद में आपस में फ्यूज होकर कंप्लीट ज़ाइगोमैटिक बोन बनाते हैं। इसी कारण यह बोन स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग और वेल शेप्ड बनती है। डेवलपमेंट के दौरान इसका फ्रंटल प्रोसेस, टेम्पोरल प्रोसेस और मैक्सिलरी प्रोसेस प्रॉपर तरीके से फॉर्म होते हैं, ताकि फेस की विड्थ, ऑर्बिट, स्पॉट और च्विंग मैकेनिज्म सही तरीके से डेवलप हो सके। अगर डेवलपमेंट में डिस्टरबेंस हो तो फेशियल एसिमेट्री या ऑर्बिटल डिफॉर्मिटी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देखिए, ज़ाइगोमैटिक बोन फेशियल ट्रॉमा में काफ़ी कॉमनली इन्वॉल्व होती है। एक्सीडेंट या पंच इंजरी में इनका फ्रैक्चर हो सकता है, इसे ट्राइपॉड फ्रैक्चर या ज़ाइगोमैटिको-मैक्सिलरी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर कहा जाता है। इसमें ज़ाइगोमैटिक बोन पर 3 मेजर जंक्शंस पर यह टूटती है, जिससे चीक फ्लैटेंड दिखाई देने लगती है। ज़ाइगोमैटिक फ्रैक्चर के बाद अक्सर ब्लैक आई, जिसको पेरी ऑर्बिटल एक्कीमोसिस कहा जाता है, यह दिखाई देने लगता है। यह ऑर्बिट के आसपास ब्लड कलेक्शन की वजह से होता है और फेशियल ट्रॉमा का कॉमन रीजन होता है। फ्रैक्चर या डिस्प्लेसमेंट की वजह से फेस की एबनॉर्मल नॉर्मल सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे फेशियल एसिमेट्री डेवलप होती है। ज़ाइगोमैटिक बोन के थ्रू सेंसरी नर्व्स गुजरती है, जैसे ज़ाइगोमैटिकोफेशियल नर्व 1। इंजरी होने पर ये नर्व्स डैमेज हो सकती है, जिससे चीक रीजन में नमनेस या टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है। नेसल बोन ह्यूमन स्कल की दो छोटी हड्डियां होती हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। दोनों बीच में आपस में जुड़कर नोज का अपर बोनी फ्रेमवर्क बनाते हैं। नंबर की बात करें तो ये दो होती है और फेशियल स्केलेटन का सबसे विजिबल पार्ट बनाती है। लोकेशन की बात करें तो नेज़ल बोन ब्रिज ऑफ नोज में स्थित होती है, यानी कि नाक का ऊपर वाला कठोर भाग इन्हीं से बनता है।
ये एक्सटर्नल नोज के अपर पार्ट को सपोर्ट करती है और नीचे की तरफ नेसल कार्टिलेज से जुड़ी होती है। ऊपर की ओर ये फ्रंटल बोन से और नीचे की ओर मैग्जिला से जुड़ती है, इसलिए ये फ्रंटल बोन और मैग्जिला के बीच होती है। शेप की बात करें तो नेजल बोन स्मॉल रेक्टेंगुलर और फ्लैट बोन होती है। ये काफ़ी पतली और हल्की होती है, लेकिन फेस की अपीयरेंस में इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फ्लैट होने की वजह से ये नोज़ को स्मूथ कॉन्टूर देती है। नेज़ल बोन की दो मेन सरफेस होती है। पहली होती है एक्सटर्नल सरफेस, जो बाहर की तरफ होती है और कॉन्वेक्स होती है। यही सरफेस नोज़ की आउटर शेप बनाती है। दूसरी होती है इंटरनल सरफेस, जो अंदर की तरफ होती है और नेज़ल कैविटी की ओर होती है और कॉनकेव होती है। यह सरफेस नेज़ल म्यूकोसा से कवर्ड रहती है। नेज़ल बोन के 4 बॉर्डर्स होते हैं, जिनके द्वारा यह आसपास की स्ट्रक्चर से जुड़ती है। इसमें सबसे ऊपर होता है सुपीरियर बॉर्डर, जो फ्रंटल बोन से जुड़ता है और फ्रंटो नेज़ल सूचर बनाता है। नीचे की तरफ इंफीरियर बॉर्डर, जो नेसल कार्टिलेज से जुड़ता है और फ्लेक्सिबल पार्ट ऑफ नोज को सपोर्ट देता है। बीच की तरफ होता है मीडियल बॉर्डर, जो ऑपोजिट साइड की नेजल बोन से जुड़कर इंटरनेजल सूचर बनाता है। बाहर की तरफ होता है लेटरल बॉर्डर, जो मैग्जिला से जुड़कर नोज की साइड वॉल को बनाता है। नेसल बोन पर कुछ छोटे पर काफ़ी इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल फीचर्स होते हैं, जो नोज की स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी से जुड़े होते हैं। सबसे पहले होता है नेसल क्रेस्ट, जो नेसल बोन की इनर साइड पर होता है। यह क्रेस्ट एथमोइड बोन और वोमर के साथ मिलकर नेसल सेप्टम को सपोर्ट देता है। इसी वजह से नोज राइट और लेफ्ट कैविटी में प्रॉपरली डिवाइड होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर होता है नेसल नोच, जो नेसल बोन और फ्रंटल बोन के बीच मिलकर बनता है, यानी कि इस साइड पर। यह नोच नोज की अपर ओपनिंग को शेप देता है और एक्सटर्नल नोज की कॉन्टूर बनाने में हेल्प करता है। यही एरिया नोज ब्रिज की स्मूथ कर्व बनाने में रोल प्ले करता है। आर्टिकुलेशन की अगर बात करें तो नेसल बोन 4 मेजर बोन से जुड़ती है। ऊपर की तरफ यह फ्रंटल बोन से जुड़ती है और फ्रंटो नेजल सूचर बनाती है। नीचे की लेटरल साइड पर यह मैक्सिला से आर्टिकुलेट करती है, जिससे नोज की साइड वॉल स्ट्रॉन्ग बनती है। अंदर की तरफ यह एथमोइड बोन से जुड़ती है, जो नेजल सेप्टम और नेजल कैविटी का सेंट्रल फ्रेमवर्क बनाता है। बीच में यह ऑपोजिट साइड की नेजल बोन से जुड़कर इंट्रा नेजल सूचर बनाती है। नेजल बोन का सबसे इम्पोर्टेंट काम है ब्रिज ऑफ नोज को बनाना। यह नोज का रिजिड अपर फ्रेमवर्क बनाती है, जिससे नोज की हाइट और शेप बनती है। इसके बिना नोज सॉफ्ट और कोलैप्स्ड दिखाई देती है। नेज़ल बोन नेज़ल कार्टिलेज को भी सपोर्ट देती है। नोज का लोअर फ्लेक्सिबल पार्ट कार्टिलेज से बना होता है और यह कार्टिलेज नेज़ल बोन पर रेस्ट करता है। इसी सपोर्ट की वजह से नोज स्टेबल रहती है और ब्रीदिंग नॉर्मल होती है। इसके अलावा नेज़ल बोन अपर नेज़ल कैविटी की प्रोटेक्शन भी करती है। यह नेज़ल कैविटी के अपर पार्ट को एक्सटर्नल इंजरी से बचाती है और एयर फ्लो पैसेज को मेंटेन करती है। नेज़ल बोन की डेवलपमेंट मेनली मेम्ब्रेस ओसिफिकेशन से होती है। इसका मतलब कि यह बोन सीधे कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन से बनती है, बिना कार्टिलेज के। इसमें सिर्फ सिंगल सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन होता है, जो फीटल लाइफ में अपीयर होता है और धीरे धीरे ग्रो होकर कंप्लीट नेसल बोन बनता है। इसी कारण यह बोन स्ट्रक्चरली सिंपल होती है, लेकिन फेशियल अपीयरेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। डेवलपमेंट के दौरान अगर ओसिफिकेशन प्रॉपरली न हो तो दोनों नेसल बोन सही तरीके से फ्यूज नहीं हो सकती और इस वजह से नोज की शेप एबनॉर्मल हो सकती है।
इससे बर्थ के समय ही नेचुरल डिफॉर्मिटी दिखाई दे सकती है। नेजल बोन फेशियल स्केलेटन की सबसे कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन मानी जाती है, क्योंकि यह बाहर की तरफ एक्सपोज्ड होती है। इसलिए गिरने पर या एक्सीडेंट या फाइट या स्पोर्ट्स इंजरी में सबसे पहले यही बोन डैमेज होती है। नेसल फ्रैक्चर में पेन, स्वेलिंग, ब्लीडिंग और नोज डिफॉर्मिटी आम बात होती है। नेजल बोन की इंजरी से अक्सर डेविएटेड नेजल सेप्टम हो जाता है। इसमें नेजल सेप्टम एक तरफ मुड़ जाता है, जिससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम और नेसल ब्लॉकेज और रिकरेंट साइनस इन्फेक्शन हो सकते हैं। ट्रॉमा केस में एपिस्टैक्सिस यानी कि नोज ब्लीडिंग काफ़ी कॉमन होती है। यह नेसल म्यूकोसा और ब्लड वेसल्स के डैमेज की वजह से होता है। कई बार ब्लीडिंग सीवियर भी हो सकती है और मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर फ्रैक्चर प्रॉपरली हील न हो तो कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी डेवलप हो सकती है। नोज टेढ़ी हो सकती है, ब्रिज डिस्पर्स्ड हो सकता है या कि फिर एसिमेट्री बन सकती है। लैक्राइमल बोन्स दो होती है, लेफ्ट और राइट। और फेशियल बोन्स में अगर साइज की बात करें तो सबसे छोटी बोन होती है। लोकेशन की अगर बात करें तो लैक्राइमल बोन ऑर्बिट की मीडियल वॉल का हिस्सा बनाती है। यह आई के इनर कॉर्नर में होती है, जहाँ से टीयर्स ड्रेनेज सिस्टम शुरू होता है। यह बोन मैक्सिला और एथमोइड बोन के बीच में स्थित होती है, इसलिए ऑर्बिट और नेसल कैविटी दोनों से रिलेटेड होती है। शेप की बात करें तो लैक्राइमल बोन एक छोटी, पतली और फ्लैट बोन होती है। यह फेशियल बोन में सबसे फ्रगाइल मानी जाती है, क्योंकि इसकी थिकनेस काफ़ी कम होती है। इसी वजह से ऑर्बिटल इंजरी या साइनस इन्फेक्शन में यह आसानी से प्रभावित होती है। लैक्राइमल बोन की दो मेन सरफेस होती है। पहली ऑर्बिटल सरफेस जो आई की तरफ फेस करती है और ऑर्बिट की मीडियल वॉल का हिस्सा बनाती है। दूसरी मीडियल सरफेस जो नेसल कैविटी की ओर फेस करती है और टीयर ड्रेनेज पाथवे से जुड़ी होती है। इस बोन पर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, जिसमें मेन है लैक्राइमल ग्रूव, जो मैक्सिला के साथ मिलकर लैक्राइमल सैक के लिए पैसेज बनाती है। यही ग्रूव नीचे की ओर जाकर नेसोलैक्राइमल डक्ट का हिस्सा बनती है, जिससे टीयर नेसल कैविटी में ड्रेन होते हैं। लैक्राइमल बोन और मैक्सिला मिलकर लैक्राइमल फोसा बनाते हैं, जिसमें लैक्राइमल सैक होता है। यही सैक टीयर्स को कलेक्ट करता है, जो बाद में नेसोलैक्राइमल डक्ट से नोज में जाते हैं। लैक्राइमल बोन पर दो रिजेस पाई जाती हैं। पीछे की तरफ होती है पोस्टीरियर लैक्राइमल क्रिस्ट, जो और आगे की तरफ होती है एंटीरियर लैक्राइमल क्रिस्ट, जो मैक्सिला के साथ मिलकर बनती है। ये क्रेस्ट लैक्राइमल सैक को प्रॉपर पोजीशन में होल्ड करने में हेल्प करते हैं। लैक्राइमल बोन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है टीयर ड्रेनेज सिस्टम से। यह बोन के ग्रूव और फोसा के एरिया में लैक्राइमल सैक स्थित होता है। लैक्राइमल सैक आंखों से आने वाले टीयर्स को कलेक्ट करता है। जब हम रोते हैं या आंखों में पानी आता है, तो वही टीयर्स सबसे पहले लैक्राइमल सैक में जमा होते हैं। लैक्राइमल सैक के नीचे की तरफ कंटिन्यू होकर नेज़ोलैक्राइमल डक्ट बनाता है, जो टीयर्स को नेज़ल कैविटी के इंफीरियर मीटस में ड्रेन करता है। इसी वजह से रोते समय नाक से पानी आने लगता है। यह पूरा पैसेज लैक्राइमल बोन और मैक्सिला के बीच से होकर गुजरता है। इसलिए लैक्राइमल बोन टीयर ड्रेनेज मैकेनिज्म का सेंट्रल पार्ट मानी जाती है। आर्टिकुलेशन की अगर बात करें तो लैक्राइमल बोन चार बोन से जुड़ती है। ऊपर की तरफ यह फ्रंटल बोन से जुड़ती है और ऑर्बिट की रूफ रूफ रीजन को सपोर्ट देती है। आगे की तरफ यह मैक्सिला से जुड़ती है, जिससे लैक्राइमल फोसा और नेसोलैक्राइमल कैनल बनता है।
पीछे की ओर यह एथमोइड बोन से जुड़ती है और ऑर्बिट की मीडियल वॉल बनाती है। नीचे की ओर यह इंफीरियर नेसल कॉन्का से जुड़कर नेसल कैविटी के ड्रेनेज पाथवे को सपोर्ट करती है। फंक्शन की बात करें तो लैक्राइमल बोन का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है ऑर्बिट की मीडियल वॉल को बनाना। यह आई सॉकेट के इनर साइड को शेप और प्रोटेक्शन देती है। दूसरा मेजर फंक्शन होता है टीयर ड्रेनेज में हेल्प करना। लैक्राइमल सैक और नेसोलैक्राइमल डक्ट को सपोर्ट देकर यह टीयर्स को नोज तक पहुंचाने में इसेंशियल रोल प्ले करती है। अगर यह सिस्टम ब्लॉक होता है तो आंखों से लगातार पानी बहता रहता है। तीसरा इसका फंक्शन होता है लैक्राइमल अपरेटस को सपोर्ट देना। लैक्राइमल ग्लैंड सैक और डक्ट मिलकर लैक्राइमल अपरेटस बनाते हैं और लैक्राइमल बोन इन्हें प्रॉपर पोजीशन में होल्ड करती है। लैक्राइमल बोन की डेवलपमेंट मेनली मेम्ब्रस ओसिफिकेशन से होती है, यानी कि यह सीधे कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन से बनती है बिना कार्टिलेज स्टेज के। इसमें सिर्फ सिंगल सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन होता है जो फीटल लाइफ में डेवलप होता है और धीरे धीरे मैच्योर लैक्राइमल बोन बना देता है। इसी कारण यह बोन स्ट्रक्चरली सिंपल होती है लेकिन फंक्शनली काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। डेवलपमेंट के दौरान अगर ओसिफिकेशन प्रॉपर न हो या आसपास की बोन्स के साथ फ्यूजन में डिफेक्ट हो तो टीयर ड्रेनेज सिस्टम एबनॉर्मल हो सकता है, जिससे बचपन से ही वाटरिंग ऑफ आइज की प्रॉब्लम हो सकती है। लैक्राइमल बोन काफ़ी सेंसिटिव रीजन में स्थित होती है, इसलिए यहाँ की प्रॉब्लम्स सीधे आंखों से रिलेटेड होती है। सबसे कॉमन कंडीशन होती है डेक्रायोसिस्टिटिस, जिसमें लैक्राइमल सैक में इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें आंख के इनर कॉर्नर पर पेन, रेडनेस और स्वेलिंग होती है और पस डिस्चार्ज भी हो सकता है। अगर नेसोलैक्राइमल डक्ट ब्लॉक हो जाती है तो टीयर प्रॉपरली ड्रेन नहीं हो पाते और आंखों से लगातार पानी बहता रहता है, जिसको एपीफोरा कहा जाता है। यह बच्चों और बुजुर्गों दोनों में कॉमन प्रॉब्लम होती है। ऑर्बिटल ट्रॉमा में अगर लैक्राइमल बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो टीयर ड्रेनेज पाथवे डिस्टर्ब हो जाता है। इससे क्रोनिक वाटरिंग, रिकरेंट इन्फेक्शन और डिस्कम्फर्ट हो सकता है। क्योंकि लैक्राइमल बोन काफ़ी पतली होती है, इसलिए नेसल कैविटी या साइनस इन्फेक्शन आसानी से ऑर्बिट तक फैल सकता है, जिससे ऑर्बिटल कैलसलाइटिस जैसी सीरियस कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसमें विजन लॉस तक का भी रिस्क होता है। इंफीरियर नेसल कोन का ह्यूमन स्कल की दो हड्डियां होती हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। ब्रीदिंग सिस्टम का इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाती हैं और अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो इंफीरियर नेसल कोन का नेसल कैविटी की लेटरल वॉल पर होती है। यह नेसल कैविटी के लोअर पार्ट में स्थित होती है और ऊपर मौजूद सुपीरियर और मिडल कोन का जो एथमोइड बोन का पार्ट होते हैं उसके नीचे रहती है। यानी कि नेसल कैविटी में तीन कोनका होती है। इसमें सबसे नीचे वाली इंफीरियर नेसल कोनका होती है। शेप की बात अगर करें तो यह थिन, कर्व्ड और स्क्रॉल लाइक बोन होती है। इसको देखने से ऐसा लगता है कि यह अंदर की तरफ मुड़ी हुई एक छोटी स्क्रॉल या कि फिर रोल हो। इसी वजह से इसे टर्बिनेट शेप्ड बोन भी कहा जाता है। इसकी कर्व्ड शेप हवा के फ्लो को स्लो और रेगुलेट करने में हेल्प करती है। टाइप की अगर बात करें तो यह सेपरेट फेशियल बोन होती है। यह पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुपीरियर और मिडिल कोन का एथमोइड बोन का पार्ट होते हैं, लेकिन इंफीरियर नेसल कोन का एथमोइड से अलग इंडिपेंडेंट बोन होती है। इंफीरियर नेसल कोनका की दो मेन सरफेसेस होती हैं। पहली होती है मीडियल सरफेस जो नेसल कैविटी की तरफ होती है। यही सरफेस इनहेल एयर के कांटेक्ट में आती है और म्यूकोसा से कवर्ड रहती है। दूसरी होती है लेटरल सरफेस जो नेसल कैविटी की लेटरल वॉल की तरफ होती है और मैक्सिला तथा पैलेटाइन बोन के साथ रिलेट करती है। इंफीरियर नेसल कोनका पर
तीन छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं, जिसमें पहला होता है लेक्राइमल प्रोसेस, जो लेक्राइमल बोन से जुड़ता है और नेसोलेक्राइमल डक्ट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यह प्रोसेस टीयर ड्रेनेज पाथवे से जुड़ा होता है, इसलिए इसका रिलेशन लेक्राइमल apparatus से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा है मैक्सिलरी प्रोसेस, जो मैक्सिला से आर्टिकुलेट करता है। यह नेसल कैविटी की लेटरल वॉल को स्टेबिलिटी देता है और इंफीरियर मीटस की बाउंड्री बनाने में हेल्प करता है। तीसरा है एथमोइडल प्रोसेस, जो एथमोइड बोन से जुड़ता है। इससे नेसल कैविटी का अपर फ्रेमवर्क तैयार होता है। नेसल इंफीरियर नेसल कॉन्का का रिलेशन ब्रीदिंग और टीयर ड्रेनेज दोनों से होता है। इसके नीचे एक स्पेस बनता है जिसे इंफीरियर मीटस कहा जाता है। इसी इंफीरियर मीटस में नेसोलैक्राइमल डक्ट ओपन होती है। यही कारण है कि जब हम रोते हैं तो टीयर्स नोज में ड्रेन होकर बाहर आते हैं। यह एनाटॉमिकल रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आर्टिकुलेशन की अगर बात करें तो इंफीरियर नेसल कॉन्का 4 बोन से जुड़ती है। यह मैक्सिला से जुड़कर लेटरल वॉल को सपोर्ट देती है। लैक्राइमल बोन से जुड़कर टीयर ड्रेनेज पाथवे से रिलेट करती है। एथमोइड बोन से आर्टिकुलेशन नेसल कैविटी की अपर रीजन से जुड़ाव देता है और पैलेटाइन बोन से जुड़कर पोस्टीरियर पार्ट की स्टेबिलिटी बनाती है। इंफीरियर नेसल कॉन्का का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है नेसल कैविटी की सरफेस एरिया को बढ़ा देना। इसकी कर्व्ड और स्क्रॉल लाइक शेप के कारण हवा सीधे अंदर नहीं जाती, बल्कि अंदर घूमती हुई आगे बढ़ती है। इससे एयर का कॉन्टैक्ट नेसल म्यूकोसा से ज़्यादा होता है, जो रेस्पिरेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह बोन इंस्पायर्ड एयर को वार्म और मॉइस्ट करने में हेल्प करती है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो बाहर की ठंडी और सूखी हवा नेसल कैविटी में आकर इंफीरियर टर्ब्यूनेट के आसपास गर्म और नम हो जाती है। इससे लंग्स तक पहुंचने वाली हवा सेफ और कंफर्टेबल बनती है। इंफीरियर नेसल कॉन्का डस्ट पार्टिकल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिल्टर करने में भी हेल्प करती है। इसकी सरफेस पर मौजूद म्यूकोसा और हेयर लाइक स्ट्रक्चर हवा में मौजूद गंदगी को पकड़ लेते हैं, जिससे साफ हवा लंग्स तक पहुंचती है। यह बोन एयर फ्लो को रेगुलेट करती है। कर्व्ड शेप एयर फ्लो की स्पीड कम करती है और उसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट भी करती है, जिससे कि ब्रीदिंग स्मूथ रहती है और नेसल ड्राइनेस नहीं होती। डेवलपमेंट की बात करें तो यह सिंगल सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन से बनती है और सीधे मेम्ब्रेन से बनती है, यानी कि इसमें कार्टिलेज स्टेज नहीं होता। नेसल डिसऑर्डर्स में यह इंफीरियर नेसल कॉन्का काफ़ी कॉमनली इन्वॉल्व होता है। जब इसकी म्यूकोसा क्रोनिकली स्वेलन हो जाती है तो उसे इंफीरियर ट्रब्यूनेट हाइपरट्रोफी कहा जाता है। इससे नेसल पैसेज नैरो हो जाता है और पेशेंट को नेसल ब्लॉकेज फील होता है। अगर किसी इंसान में डेविएटेड नेसल सेप्टम होता है तो ऑपोजिट साइड की इंफीरियर ट्रब्यूनेट अक्सर एनलार्ज हो जाती है, जिससे कंजेशन और ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाती है। इंफीरियर मीटस के रीजन में ब्लड वेसल्स होती है, इसलिए यहाँ से एपिस्टैक्सिस यानी कि नोज ब्लीडिंग हो सकता है, खासकर इन्फेक्शन, ड्राइनेस या ट्रॉमा में। राइनाइटिस और साइनसाइटिस में इंफीरियर टर्बुनेट इन्फ्लेम्ड और स्वेलन हो जाती है, जिससे स्नीजिंग, नेसल डिस्चार्ज और हेडेक जैसे सिम्टम दिखाई देते हैं। वोमर ह्यूमन स्कल की एक ही सिंगल हड्डी होती है, यानी कि इसमें पेयर्स नहीं होते। लोकेशन की अगर बात करें तो वोमर नेसल कैविटी के बिल्कुल बीच में होती है। यह नेसल सेप्टम का लोअर पार्ट बनाती है और राइट एंड लेफ्ट नेसल कैविटी को अलग करती है। ऊपर की तरफ यह एथमोइड बोन का परपेंडिकुलर
प्लेट सेप्टम का अपर पार्ट बनाता है, जबकि नीचे की तरफ वोमर लोअर पार्ट बनाता है। इसी तरह दोनों मिलकर कंप्लीट नेसल सेप्टम बनाते हैं। वोमर दो नेसल कैविटीज के बीच एक वर्टिकल पार्टीशन की तरह काम करता है, जिससे एयर फ्लो दोनों तरफ बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर यह बोन टेढ़ी हो जाए तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। शेप की बात करें तो वोमर एक थिन, फ्लैट और प्लाव शेप्ड बोन होती है। प्लाव शेप्ड का मतलब है कि यह एक खेत जोतने वाले हल यानी प्लाव जैसी पतली और आगे की तरफ चौड़ी होती है। इसी शेप की वजह से यह सेप्टम के लिए परफेक्ट वर्टिकल प्लेन बनाती है। टाइप की बात करें तो वोमर एक अनपेयर्ड फेशियल बोन है, यानी कि फेशियल स्केलेटन में यह अकेली मिड लाइन बोन होती है और इसका कोई पेयर नहीं होता। यह नेसल कैविटी के सिमेट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वोमर की दो मेन सरफेस होती है, एक राइट सरफेस और एक लेफ्ट सरफेस। दोनों सरफेस नेसल म्यूकोसा से कवर्ड रहती है और रेस्पिरेशन से रिलेटेड होती है। वोमर बोन की सरफेस पर काफ़ी सारे बॉर्डर्स होते हैं, जिनसे यह आसपास की बोन से जुड़कर नेसल सेप्टम को स्टेबल बनाता है। इसका सुपीरियर बॉर्डर ऊपर की तरफ होता है और यह स्पेनोइड बोन के रोस्ट्रम से आर्टिकुलेट करता है। इसी जंक्शन से सेप्टम को अपर सपोर्ट मिलता है और सकल बेस से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है। इंफीरियर बॉर्डर नीचे की तरफ होता है और यह मैक्सिला और पैलेटाइन बोन से जुड़ता है। ये दोनों बोन्स मिलकर हार्ड पैलेट बनाते हैं और वोमर इसी पैलेट पर रेस्ट करके सेप्टम को नीचे से सपोर्ट देता है। इसलिए इंफीरियर बॉर्डर नेसल कैविटी और ओरल कैविटी के सेपरेशन में इनडायरेक्ट रोल प्ले करता है। इंटीरियर बॉर्डर आगे की तरफ होता है और यह एथमोइड बोन के परपेंडिकुलर प्लेट तथा सेप्टल कार्टिलेज से जुड़ता है। यही बॉर्डर बोनी सेप्टम और कार्टिलेजिनस सेप्टम के बीच कनेक्शन बनाता है। इसी रीजन में डेविएशन सबसे ज़्यादा डेवलप होता है। पोस्टीरियर बॉर्डर पीछे की तरफ होता है और यह फ्री मार्जिन होता है, यानी कि यह किसी बोन से डायरेक्टली आर्टिकुलेट नहीं करता। यह पोस्टीरियर नेसल अपरे अपर्चर यानी कि जिसको कोनेन बोलते हैं उसकी तरफ फेस करता है और नेसल कैविटी के पोस्टीरियर ओपनिंग का पार्ट बनता है। वोमर पर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर भी होते हैं। सबसे ऊपर की तरफ दो छोटे विंग लाइक एक्सटेंशन होते हैं, जिन्हें एला ऑफ वोमर कहा जाता है। ये विंग्स स्पेनोइड बोन के रोस्ट्रम के साथ मिलकर ग्रूव बनाते हैं, जिसमें स्पेनोइड फिट होता है। इससे सेप्टम का अपर एंड फर्मली फिक्स्ड रहता है। वोमर की सरफेस पर एक शैलो ग्रूव होती है, जिसे वोमरीन ग्रूव कहा जाता है। यह सेप्टल स्ट्रक्चर और वेसल्स के लिए पैसेज का काम करती है और सेप्टम की म्यूकोसा से रिलेट होता है। आर्टिकुलेशन की अगर बात करें तो वोमर चार मेजर बोन से जुड़ता है। ऊपर की तरफ स्पेनोइड बोन से, आगे की तरफ एथमोइड बोन से, नीचे की तरफ यह दोनों साइड पर मैक्सिला और पैलेटाइन बोन से जुड़ता है। वोमर का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है नेजल सेप्टम का लोअर पार्ट बनाना। एथमोइड बोन का परपेंडिकुलर प्लेट सेप्टम का अपर पार्ट बनाता है और वोमर नीचे का हिस्सा बनाता है। दोनों मिलकर नेजल कैविटी के बीच एक स्ट्रॉन्ग वर्टिकल पार्टीशन बनाते हैं, जिससे नोज स्ट्रक्चरली स्टेबल रहती है। वोमर नेजल कैविटी को राइट और लेफ्ट हाफ्स में डिवाइड करता है। इस डिवीजन की वजह से दोनों नोस्ट्रिल में हवा बराबर मात्रा में जाती है। अगर यह डिवीजन प्रॉपर न हो तो एक तरफ ज़्यादा एयर फ्लो और दूसरी तरफ कम एयर फ्लो होने लगता है, जिससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। यह बोन नेसल कार्टिलेज को सपोर्ट भी देती है। नोज का एंटीरियर फ्लेक्सिबल पार्ट कार्टिलेज से बना होता है और यह कार्टिलेज वोमर पर ही रेस्ट करता है। इसी सपोर्ट की वजह से नोज की शेप मेंटेन रहती है।
वोमर का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एयर फ्लो की सिमेट्री को बनाए रखना। जब सेप्टम स्ट्रेट होता है तो हवा स्मूथली और इवनली लंग्स तक पहुंचती है। अगर वोमर टेढ़ा हो जाए तो एयर फ्लो डिस्टर्ब होती है और ड्राइनेस, कंजेशन तथा साइनस प्रॉब्लम हो सकती है। जो वोमर होती है वो दो सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन से डेवलप होती है। यानी कि शुरू में तो यह पतली प्लेट के रूप में बनता है, जो बाद में फ्यूज होकर सिंगल बोन बन जाती है। इसका डेवलपमेंट मेनली मेम्ब्रस ओसिफिकेशन से होता है, यानी कि कार्टिलेज स्टेज नहीं होता। वोमर सबसे ज़्यादा डेविएटेड नेसल सेप्टम से जुड़ा होता है। इसमें वोमर और एथमोइड प्लेट मिड लाइन से हटकर एक तरफ मुड़ जाते हैं। इससे नेसल ऑब्स्ट्रक्शन, माउथ ब्रीदिंग, स्नोरिंग और रिकरेंट साइनस इन्फेक्शन हो सकते हैं। डीएनएस यानी कि डेविएटेड नेसल सेप्टम के कारण नेसल म्यूकोसा फ्रेगाइल हो जाती है, जिससे एपिस्टेक्सिस यानी कि नोज ब्लीडिंग होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, खासकर सेप्टम के एंटीरियर पार्ट में। सीवियर डेविएशन या क्रोनिक सिम्टम्स में डॉक्टर्स स्पोटोप्लास्टी सर्जरी करते हैं, जिसमें वोमर और सेप्टल कार्टिलेज को रीशेप करके सेप्टम को स्ट्रेट किया जाता है। इससे ब्रीदिंग काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। मैंडिबल ह्यूमन स्कल की एक सिंगल हड्डी होती है और फेशियल बोन में यह एकमात्र ऐसी अनपेयर्ड और मूवेबल बोन है। नंबर की बात करें तो एक होती है और यह लोअर फेस का मेन फ्रेमवर्क बनाती है। और मैंडिबल लोअर जॉ में स्थित होती है और फेस के लोअर पार्ट को बनाने का काम करती है। यही बोन चिन, जॉ लाइन और लोअर फेशियल कॉन्टूर बनाती है। जब हम किसी व्यक्ति को साइड से देखते हैं तो नीचे का पूरा जॉ स्ट्रक्चर मैंडिबल से ही बना होता है। यह एक यू शेप्ड या फिर हॉर्स शू शेप्ड बोन होती है। यह आगे की तरफ राउंडेड होती है और पीछे की तरफ दोनों साइड पर ऊपर की ओर मुड़ी हुई होती है। इसी कर्व्ड शेप की वजह से यह टीथ को प्रॉपर अलाइनमेंट में होल्ड कर पाती है और च्युइंग यानी कि चबाने की प्रोसेस काफ़ी एफिशिएंट होती है। टाइप की अगर बात करें तो मैंडिबल फेशियल स्केलेटन की सबसे बड़ी बोन होती है। साथ ही यह स्कल की ऐसी एकमात्र मूवेबल बोन होती है। यह टेम्पोरल बोन के साथ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट टीएमजे इसको बनाती है और मूवमेंट करवाती है, जिससे हम माउथ को खोलते बंद करते हैं या कि फिर बोलते हैं या खाना चबाते हैं। मैंडिबल के तीन मेन स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं। सबसे आगे की ओर होता है बॉडी, जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है। इसी पार्ट में लोअर टीथ एम्बेडेड रहते हैं। बॉडी के दोनों एंड से ऊपर की तरफ उठने वाला हिस्सा होता है रेमस। ये राइट और लेफ्ट साइड पर दो वर्टिकल पार्ट्स होते हैं जो टी एम जे और च्विंग मसल से रिलेटेड होते हैं। बॉडी और रेमस के मिलने वाली जगह को एंगल ऑफ मैंडिबल कहा जाता है। यह एंगल फेस की प्रोफाइल और जॉ स्ट्रेंथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसी एरिया पर मास्टर मसल अटैच होती है जो च्विंग में मेजर रोल प्ले करती है। मैंडिबल पर तीन इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं जो मूवमेंट, च्विंग और टीथ सपोर्ट से जुड़े होते हैं। सबसे पीछे की तरफ ऊपर की ओर होता है कॉन्डिलर प्रोसेस, जो टेम्पोरल बोन के साथ मिलकर टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बनाता है। इसी जॉइंट की वजह से मैंडिबल मूव कर पाती है और हम माउथ को खोल और बंद कर सकते हैं। कॉन्डिलर प्रोसेस के आगे की तरफ एक शार्प प्रोजेक्शन होता है जिसको कॉर्नोइड प्रोसेस कहा जाता है। इस पर टेम्पोरलिस मसल अटैच होती है जो च्विंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हम जोर से दांत को दबाते हैं तो यही मसल काम करती है। टीथ वाले पार्ट को एल्वियोलर प्रोसेस कहा जाता है।
इसमें लोअर टीथ के सॉकेट्स होते हैं जिसमें टीथ फिक्स होते हैं। अगर टीथ गिर जाए तो धीरे धीरे एल्वियोलर प्रोसेस भी रीएब्जॉर्ब होने लगता है जिससे जो पतली हो जाती है। मैंडिबल के बॉडी की दो मेन सरफेस होती है, एक एक्सटर्नल जो बाहर की तरफ होती है और चिन और जो लाइन बनाती है। इसी सरफेस पर मेंटल फोमेन और फेशियल मसल अटैचमेंट होते हैं। दूसरी होती है इंटरनल सरफेस जो अंदर की तरफ टंग और ओरल कैविटी की ओर फेस करती है। इस सरफेस पर माइलोइड लाइन और डाइजेस्ट्रिक फोसा जैसे इंपॉर्टेंट मार्किंग्स होते हैं। मैंडिबल पर कई क्लिनिकली इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। सबसे सामने की तरफ बॉडी पर पाया जाता है मेंटल फोमेन जिससे मेंटल नर्व्स और वेसल्स बाहर निकलते हैं। यह लोअर लिप और चिन की सेंसेशन से रिलेटेड होता है। डेंटल एनेस्थीसिया में यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। रेमस की इनर सरफेस पर होता है मैंडिबुलर फोमेन जहाँ से इंफीरियर एल्वियोलर नर्व बोन के अंदर प्रवेश करती है। इसी फोमेन से नर्व मैंडिबुलर कैनल में जाती है। यहीं पर इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक दिया जाता है। मैंडिबल के अंदर जो टनल बनती है उसे मैंडिब्यूलर कैनल कहा जाता है। इसमें इंफीरियर एल्वियोलर नर्व्स और वेसल्स चलते हैं जो लोअर टीथ को सपोर्ट देते हैं। डैमेज होने पर टीथ और लिप में नमनेस हो सकती है। चिन के रीजन में एक उभरा हुआ हिस्सा होता है जिसको मेंटल प्रोट्यूबरेंस कहा जाता है। यही स्ट्रक्चर चिन की शेप बनाता है और फेस को कैरेक्टरिस्टिक्स लुक देता है। इंटरनल सरफेस पर पीछे की ओर एक रिज होती है जिसे माइलो माइलोहायोइड लाइन कहते हैं। इस पर माइलोहायोइड मसल अटैच होती है जो फ्लोर ऑफ माउथ बनाती है और स्वेलोइंग में मदद करती है। इसके आगे की तरफ एक छोटा सा डिप्रेशन होता है जिसको डाइगैस्ट्रिक फोसा कहा जाता है। यहाँ डाइगैस्ट्रिक मसल अटैच होती है जो माउथ को ओपन करने में हेल्प करती है। मैंडिबल के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पैसेज होता है जिसको मैंडिबुलर कैनल कहा जाता है। इसी कैनल के अंदर से इंफीरियर एल्वियोलर नर्व और ब्लड वेसल गुजरती है। ये नर्व और वेसल्स लोअर टीथ, गम्स, लोअर लिप और चिन रीजन को सेंसेशन और ब्लड सप्लाई देते हैं। रेमस की इनर सरफेस पर मैंडिबुलर फोमेन से ये नर्व्स कैनल में एंटर करती है और आगे जाकर मेंटल फोमेन से बाहर निकलती है। डेंटल प्रोसीजर्स में यही पाथवे सबसे ज़्यादा क्लिनिकली इम्पोर्टेंट होता है। मैंडिबल के एल्वियोलर प्रोसेस में लोअर टीथ एम्बेडेड रहते हैं। हर टीथ एक सॉकेट में फिट रहता है जिसे एल्वियोलस कहा जाता है। यही अरेंजमेंट च्युइंग को इफेक्टिव बनाता है। अगर टीथ निकाल दिया जाए या कि फिर लंबे समय तक न रहे तो एल्वियोलर बोन धीरे धीरे रिजॉर्ब होने लगती है जिससे जो पतली हो जाती है। आर्टिकुलेशन की अगर बात करें तो मैंडिबल सिर्फ एक ही बोन से जॉइंट बनाती है यानी कि टेम्पोरल बोन से। दोनों तरफ कॉन्डिलर प्रोसेस और टेम्पोरल बोन मिलकर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट टीएमजे बनाते हैं। यह जॉइंट हिंग्स और ग्लिडिंग दोनों प्रकार की मूवमेंट देता है। इसी टीएमजे की वजह से हम माउथ खोलते और बंद करते हैं, आगे पीछे और साइड टू साइड मूवमेंट कर पाते हैं। फंक्शन की अगर बात करें तो मैंडिबल का सबसे इम्पोर्टेंट काम है मास्टिकेशन यानी कि चबाना, च्युइंग करना। लोअर जो की मूवमेंट के बिना खाना चबाना पॉसिबल नहीं हो पाता। मैंडिबल और मैक्सिला मिलकर फूड को ग्राइंड करते हैं जिससे डाइजेशन आसान होता है। मैंडिबल स्पीच में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बोलते समय जो की मूवमेंट से वर्ड्स क्लियरली प्रोनाउंस होते हैं। अगर मैंडिबल प्रॉपरली मूव न करे तो स्पीच सलर्ड या कि फिर अनक्लियर हो सकती है। यह बोन फेशियल एक्सप्रेशन में भी योगदान देते हैं।
स्माइल, एंगर, सरप्राइज जैसे एक्सप्रेशन में जो पोजीशन बदलती है, और मैंडिबल है वो फेशियल मसल को सपोर्ट देता है। मैंडिबल का एक और ज़रूरी काम होता है लोअर टीथ को सपोर्ट देना। स्ट्रॉन्ग एल्वियोलर प्रोसेस टीथ को अच्छे से होल्ड करता है, जिससे बाइटिंग और च्युइंग पॉसिबल होता है। मैंडिबल की डेवलपमेंट मेनली मेम्ब्रेस ओसिफिकेशन से होती है, और दो ओसिफिकेशन सेंटर से होती है, जो फीटल लाइफ में राइट और लेफ्ट साइड पर डेवलप होते हैं। शुरुआत में मैंडिबल दो हाफ्स में बनती है, जो बाद में बीच में सिंथेसिस मेंटी के रीजन में फ्यूज होकर सिंगल बोन बन जाती है। यह फ्यूजन आमतौर पर अर्ली चाइल्डहुड में कंप्लीट हो जाता है। इसी डेवलपमेंटल पैटर्न की वजह से मैंडिबल स्ट्रॉन्ग और फंक्शनल बोन बनती है। डेवलपमेंट के दौरान अगर ओसिफिकेशन या फ्यूजन प्रॉपरली न हो, तो जो डिफॉर्मिटी जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पेडियाट्रिक एज में मैंडिबल की ग्रोथ काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। मैंडिबल फेशियल ट्रॉमा में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होने वाली बोन होती है। एक्सीडेंट या गिरने या कि फिर फाइट में इसके एंगल, बॉडी और कॉन्डाइल रीजन में फ्रैक्चर होना कॉमन होती है। एंकल फ्रैक्चर स्विंग मसल की पुल की वजह से ज़्यादा स्टेबल होता है, जबकि कॉन्डिलर फ्रैक्चर टीएमजे मूवमेंट को डिस्टर्ब कर देता है। ऐसे फ्रैक्चर में पेशेंट को माउथ ओपनिंग, च्युइंग और स्पीकिंग में डिफिकल्टी होती है। मैंडिबल का रिलेशन सीधे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट टीएमजे से होता है, इसलिए इसमें टीएमजे डिसऑर्डर्स काफ़ी कॉमन होते हैं। टीएमजे प्रॉब्लम में पेन या फिर क्लिकिंग साउंड या लिमिटेड माउथ ओपनिंग और हेडेक हो सकता है। स्ट्रेस और ट्रॉमा इसके कॉमन कॉजेज होते हैं।